मेरे पति का छोटा भाई, मतलब कि मेरा देवर, हर रोज अपनी बीवी से झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता है। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देवरानी मेरे देवर से लड़कर मायके चली गई, तो मैं खामोशी से देवरानी के कपड़े पहनकर देवर के कमरे में चली गई। उस रात मेरे कदमों से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे देवर ने, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कहानी में। मेरा नाम बेला है। मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे ससुराल में मेरी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी, क्योंकि मेरी सास ससुर बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ था। यही वजह थी कि मैं भी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और रात दिन उनकी सेवा करती थी। मगर लोग कहते थे कि मैं अपनी ससुराल की पहली बहू हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। जब दूसरी बहू आएगी तो सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगी। मैं खामोशी से उनकी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देती थी। घर में एक देवर था, जिसकी अभी शादी हुई नहीं थी। मेरे सास ससुर उनके पीछे पड़े रहते थे कि बेटा तुम भी अब जल्दी से शादी कर लो। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज नहीं तो कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मगर इन सब बातों से मेरे देवर के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। आखिर सास ससुर ने एक रोज खुद ही लड़की देखी और देवर की बात पक्की कर दी, और फिर 3 महीने के बाद दुल्हन को घर ले आए। लड़की बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए बीवी के आते ही देवर भी थोड़ा सुधर गया। कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे से गुजरे थे, मगर उसके बाद न जाने क्यों, जल्द ही देवर का दिल भर गया। हर रोज दोनों में तकरार होने लगी और फिर दिन ब दिन देवर हाथ उठाने लगा और उसकी बीवी बर्तन तोड़ने लगी। उसकी बीवी उन सब से तंग आकर मायके चली गई। मेरे सास ससुर को तो नई बहू से कोई शिकायत नहीं थी, मगर बेटे को नापसंद थी। इसीलिए दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती थी। बीवी रूठकर माँ के जाती तो देवर कहता था कि उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही गई है, इसीलिए खुद ही वापस आएगी। मगर मेरे सास ससुर चाहते थे कि उसका घर बसा रहे, इसीलिए बेटे के मना करने के बावजूद भी बहू के मायके चले जाते और बेटे की तरफ से माफी मांगकर उसको मनाकर मेहनत उसे वापस ले आते। देवरानी अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सास ससुर को देखकर झगड़ा खत्म कर देती थी और फिर से अपने घर वापस आ जाती। उसकी बस एक ही आदत थी कि वह हर वक्त साज धज कर रहती थी और अपनी खूबसूरती को 4 चांद लगाकर रखती थी। मेरे पति भी मेरे देवर को समझाते तो वो कुछ दिन के लिए ठंडा हो जाता और उसके साथ अच्छे से रहने लग जाता था। मगर शायद वो पुरानी सोच का मालिक था, जो बीवी के सिंगार को पसंद नहीं करता था। 4 दिन गुजरे थे और अगले रोज फिर उनका झगड़ा हो जाता है और वो फिर से अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। उसकी बीवी फिर से मायके चली जाती है और मेरे ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके बेटे को हो क्या गया है, वह ऐसा क्यों करता है। मेरी सास को तो शक होने लगा था कि जरूर मेरे बेटे पर किसी ने काला जादू करा दिया है, ताकि उसका घर न बस सके। लेकिन मैंने अपनी सास को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को क्या पड़ी है कि वो आपके बेटे पर जादू करें। लेकिन मेरी सास को पक्का यकीन हो गया था कि कोई तो था जो उनके बेटे और बहू का घर बसने नहीं दे रहा था। कोई तो है, उनको लगता था कि जरूर उनका कोई दुश्मन है जो उनके बच्चों को खराब कर रहा है। मैंने अपनी सास को बड़ा समझाया, किसी को क्या पड़ी है कि वो उन दोनों पर जादू करें, और अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो उसे हम दोनों मियाँ बीवी पर क्यों नहीं करवाए। हम भी तो आपकी बहू बेटा है। मगर यह जादू वाली बात मेरी सास के दिल में बैठ गई थी। उनको लग रहा था कि उनके बीच के झगड़े जरूर किसी की जादू टोना करने से हुई है, और जरूर किसी बाबा के पास ही उन्हें जाना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, मगर मैं ये सोचकर उनके साथ चली गई कि यह न समझे कि मैं जानबूझकर उनके साथ नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा कि ये इल्जाम कहीं मुझ पर ही न आ जाए कि मैं अपनी देवरानी के बीच लड़ाई करा रही हूँ और उन दोनों का घर नहीं बसने दे रही। इसीलिए मैं अपनी सास के साथ
एक मशहूर बाबा जी के पास पहुंच गई थी, जिनकी इज्जत हर छोटा बड़ा उनके किरदार की वजह से करता था। उनका नूरानी चेहरा देखने वाला खुद उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। बाबा जी के पास पहुंचकर हमने अपना मसला बताया और देवर के बारे में पूछा। कुछ देर तो बाबा जी खामोश रहे और फिर कहने लगे कि तुम्हारा देवर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता है। ये सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा, जो चुप कर गई थी। मैं तो अपनी सास से पहले भी कह रही थी कि आपका बेटा ही शादी ही नहीं करना चाहता था, मगर आप लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी है, इसीलिए आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बाबा जी मेरी सास को पानी देने लगे और कहा कि दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी रोज पिला देना, बाकी अल्लाह से दुआ करना। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। मेरी सास बेचारी कई दिनों तक बेटे और बहू को बाबाजी का दम किया हुआ पानी पिलाती रही और कुछ दिन उन दोनों ने प्यार मोहब्बत से भी काट लिए थे। कुछ दिनों तक वह बड़े ही अच्छे से रहे, मगर जब बाबा जी का दिया हुआ पानी खत्म हुआ तो वह फिर से उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। मेरी बेचारी सास फिर से उन दोनों की वजह से परेशान सी हो गई थी। यूं लगते कई दिन गुजर गए और उन दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा देवर मारने से बाज नहीं आता था, जबकि उसकी बीवी मायके जाने से बाज नहीं आती। दोनों ही जिद के पक्के थे, लेकिन इन सब में मेरे बेचारे ससुराल वाले पिस रहे थे, क्योंकि वह बेचारे उन दोनों को समझा कर थक गए थे। मेरे ससुर ने तो ये कह दिया था कि बेटे को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जब वह थक जाएगा तो खुद ही सुधर जाएगा। मगर मेरी बेचारी सास से बेटे की यह हालत देखी ही नहीं जाती थी, इसीलिए मेरी सास उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मेरा देवर को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। लड़ाई झगड़े के वक्त जो सामने नजर आता था, वह अपनी बीवी को दे मारता था। लड़ाई झगड़े के दौरान उसने अपनी बीवी को कई जख्म दिए थे और वह बेचारी कई बार हॉस्पिटल गई थी। इसीलिए मेरी सास डरती थी कि कहीं मेरा देवर अपनी बीवी को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा बैठे, और फिर चंद दिनों के बाद ऐसा भी हो गया, जिसका मेरी सास को डर था। यह उस दिन की बात थी जब मेरी छोटी बेटी को बुखार था। मैं अपनी सास से कहने लगी कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। ये सुनकर मेरी सास हॉस्पिटल चल पड़ी, जबकि उसी वक्त मेरी देवरानी आटा गूंथ कर तंदूर जलाने जा रही थी। मेरी ससुराल में एक बहुत बड़ा सा तंदूर था। जब ज्यादा मेहमान आते थे तो सबको तंदूर की रोटी बनाकर पेश की जाती थी। हम सब घर वालों को भी तंदूर की रोटी बहुत पसंद थी, इसीलिए हम अक्सर घर में मौजूद तंदूर को जलाते थे। उस दिन भी मेरी देवरानी तंदूर पर रोटी पकाने वाली थी। यूं तो मेरे देवर की बीवी थोड़ी जुबान की तेज थी, मगर उसने मेरे साथ कभी लड़ाई नहीं की थी और न ही घर के कामों में मुझसे कभी लड़ाई की। जो काम करने को कहती थी वह फौरन कर देती थी। आज मुझे डॉक्टर के पास जाता देखकर वह खुद ही रोटियां पकाने लग गई थी। मैं और मेरी सास डॉक्टर के पास चली गई और हमें वहां से आने में आधा घंटा लग गया। हम जब वापस आए तो घर में मेरे देवर की बीवी नहीं थी। पहले तंदूर की तरफ देखा तो वह ढका हुआ था, इसका मतलब था कि मेरी देवरानी रोटियां पकाकर अंदर चली गई थी। मगर मैंने जब बावर्ची खाने में झांका तो वहां तो गूंथा हुआ आटा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरत हुई और मुझे अपनी देवरानी को तलाश करने की याद आई, क्योंकि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी सास को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए वह अपनी बहू को आवाज देने लगी। ये सुनकर मेरा देवर अंदर से निकला और कहने लगा कि वह घर से भाग गई है, मेरी उससे आज जान छूट गई है। ये कहकर वह पलटा और फिर अपने कमरे में चला गया। बेटे की बात सुनकर मेरी सास को दौरा पड़ गया, जबकि मेरी भी जान निकलने लगी कि मेरी देवरानी रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी। मैं फौरन अंदर गई और अपनी देवरानी के मायके वालों को फोन किया, जिसका मुझे डर था, क्योंकि मुझे उसके माँ बाप ने कहा कि उनकी बेटी घर नहीं आई है और न ही आज उसने कोई कॉल किया है।
ये सुनकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। तब तक मेरा ससुर डॉक्टर को ले आया और वह मेरे सास को होश में लाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मेरी सास उस समय बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में ही बैठा रहा। मुझे गुस्सा आया। मैं गुस्से से कमरे में गई और कहा कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है और तुम यहाँ मजे से टीवी देख रहे हो। मैंने अपने देवर को समझाने की कोशिश की, मगर वह कहने लगा कि भाभी मैं क्यों उसके पीछे जाऊं, वह मुझे पसंद ही नहीं करती है, मेरी तो जान छूट गई है। अब मैं अपनी पसंद की बीवी लाऊंगा, अपने देवर की। ये बात सुनकर मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने देवर को थप्पड़ मार दूं, क्योंकि वह बड़ा बेरहम था। वह कैसा मर्द था जिसे अपनी बीवी की परवाह ही नहीं थी। मैंने अपने देवर को उसके हाल पर छोड़ दिया और बाहर आ गई। ये तो अपनी बीवी को मार देना चाहता था, घर से बाहर जाने पर तो ये खुश हो गया। ये सोचते सोचते मैं तंदूर के पास से गुजरी, तो मुझे यूं लगा जैसे कि तंदूर के अंदर अंदर कोई गोश्त भुन रहा हो, क्योंकि तंदूर ढका हुआ था, इसीलिए कम बदबू आ रही थी। मगर करीब जाने पर मुझे लगा कि जरूर तंदूर में कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरे देवर को अपनी बीवी पसंद नहीं थी, कहीं मेरे देवर ने उसे तंदूर में डालकर जला तो नहीं दिया था और बोल रहा है कि वह घर से भाग गई है। ये ख्याल आते ही मुझे कपकपी सी आ गई थी। मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तंदूर का ढक्कन उठाकर देख लेती। मुझे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं सच में देवर ने अपनी बीवी को तंदूर में न डाल दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो अब तक वह बेचारी जल चुकी होगी। ये सब सोचते ही मुझे रोना आ गया था कि काश आज मैं डॉक्टर के पास न जाती और न ही मेरा देवर उसे मारता। मैं ये सोचकर टेंशन लेती रही और मेरा शौहर घर आ गया तो उसे अपनी माँ की फिक्र पड़ गई। शाम के वक्त मेरी सास को होश आया तो मैंने अपने पति को सारी बात बताई, मगर वह कहने लगे कि मेरा भाई बुरा जरूर है, मगर इतना जालिम नहीं हो सकता कि वह अपनी बीवी को तंदूर में फेंक दे। मैं अभी थाने जाता हूँ, बहू की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। हो सकता है कि उसका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ हो और वह अपने मायके जाने के बजाय कहीं बाहर निकल गई हो। मेरे पति भी मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता है रास्ते में किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। अपने पति की बात सुनकर मैंने बोला, पहले भी तो उस बेचारी के साथ तुम्हारा भाई झगड़ा करता था और वह रूठ कर मायके चली जाती थी, मगर तब तो उसे किसी ने अगवा नहीं किया और वह अकेले सही सलामत घर पहुंच जाती थी, और इस बार वह घर नहीं पहुंची। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका भाई कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब आप भी अपने भाई को पुलिस से बचा रहे हैं। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि बगैर कुछ देखे क्या किया उसके बारे में मत सोचो। मुझे थाने जाने दो और मेरे आने तक ऐसी बातें किसी से मत करना, और न ही मेरे भाई को मेरे घर आने तक बाहर जाने देना। ये कहकर वह चला गया। परेशानी से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। दिल कर रहा था कि सारे घर वालों को सच बता दूं कि मेरे देवर ने अपनी मासूम सी बीवी को मार दिया है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मेरे पति का भाई था और यह भी था कि मेरे पास सबूत नहीं थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने पति का इंतजार करने लगी। इस दौरान कई बार दिल किया कि मैं तंदूर को खोलकर देख लूं, मगर मैं ये सब नहीं देख सकती थी क्योंकि अगर वाकई तंदूर के अंदर मेरी देवरानी हुई तो मैं मर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मेरा पति घर आया तो उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। उसे देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया और मुझे लगा कि ये पुलिस वाला यकीनन मेरे देवर को गिरफ्तार करने आया है, क्योंकि वह सीधा उसके कमरे में चला गया। मैं खिड़की से कान लगाकर खड़ी हो गई और अंदर की सारी गुफ्तगू सुनने लगी। देवर ने पुलिस वाले को भी यही बयान दिया कि मेरी भाभी और मेरी माँ घर से बाहर थी, जबकि मैं अंदर अपने कमरे में सो रहा था। इसीलिए मेरी बीवी ने अच्छा मौका देखा था और वह घर से भाग गई है। मेरे देवर ने पुलिस वालों को 2-4 मोहल्ले के लोगों से मिला दिया, जिन्होंने गवाही दे दी कि उसकी बीवी इससे बहुत लड़ती थी और अक्सर वह रूठकर मायके जा बैठती थी।
ये सुनकर पुलिस वाले को यकीन हो गया। उस दिन मेरा देवर जेल जाने से बच गया। जबकि दूसरी तरफ मेरी देवरानी के मायके वाले कॉल कर रहे थे कि हमारी बेटी किधर है, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची है, हमारी उससे बात करवाओ। मगर मेरे ससुराल वालों ने उनकी कोई बात नहीं मानी और उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया कि आप लोगों ने उसे छुपा रखा है ताकि हमारे बेटे को जेल भेज सके। और यहाँ उन दोनों खानदानों के बीच बदमाशी के हालात बन गए और वह मेरी देवरानी को तलाश करने के बजाय आपस में ही लड़ने लगे थे। मेरी सास बीमार हो चुकी थी जबकि देवर सुकून से अपनी जिंदगी में मग्न था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी पत्नी कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि उसकी अपनी बीवी से जान छूट गई थी। मैं भी थक हार कर सो गई थी। अगले दिन बिस्तर से उठने को भी दिल नहीं किया, मगर देवरानी का कहीं पता नहीं चला। तबीयत कुछ संभली तो हिम्मत करके उठी और सोचा कि एक बार जाकर तंदूर का ढक्कन उठाकर देखूं। तंदूर का ढक्कन उठाया तो दिल धक से रह गया। अंदर देवरानी तो न थी, मगर न जाने अंदर क्या चीज जली हुई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने फिर से ढक्कन बंद करके तंदूर को बंद कर दिया था और सोचने लगी कि अगर सच में देवर ने अपनी बीवी को तंदूर में जला दिया है तो तेरे जैसे जालिम का मैं साथ नहीं दे सकती। मुझको अपने देवर को जेल भिजवाना ही पड़ेगा। अब मुझको सबूत तलाश करने थे। कुछ दिन बाद मेरा पति को जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। मैं भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। मेरा पति सुबह सुबह घर से रवाना हो गया। जुम्मे की रात थी। रात हुई तो मैंने सास ससुर को खाना खिलाया और फिर बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। 11 बजे मैं खामोशी से देवरानी के कपड़े पहनकर और उसका सूट उसी शाम मैंने उसकी अलमारी से निकाल कर रख लिया था। देवरानी के कपड़े पहनकर मैंने उसका परफ्यूम लगाया और फिर देवर के कमरे में चली गई। वह आराम से बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था। मैंने सर से दुपट्टा आगे तक लटका लिया और जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझे देखते ही वह हड़बड़ा कर बैठा और जोर से चीखा कि तुम जिंदा हो। मैंने झट से चेहरे से दुपट्टा उठा दिया तो मुझको देखकर उसका रंग ही उड़ गया। भाभी, आप और इन कपड़ों में? मैंने कहा, हाँ, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सच सच बता दो। ये सुनकर वह मुझे उस दिन वाला वाकया बताने लगा जिस दिन आप लोग डॉक्टर के पास गए थे। उस दिन मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। मैंने उसको रोटी बनाने को कहा तो वह आगे से जबान चलाने लगी। मैंने गुस्से में आकर उसको तंदूर में धक्का दे दिया और खुद घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने तंदूर में झांक कर देखा तो वहां कोई चीज जली हुई थी। मैंने ढक्कन देकर तंदूर बंद कर दिया। ये सब सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। सच में उसकी बीवी जलकर मर चुकी थी। तो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भाभी प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए, वरना मुझे सारी जिंदगी जेल में काटना पड़ेगा। प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले रोज मेरा पति घर आया तो रह रहकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ रहा था। दिल करता था कि सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके सबके सामने राजफाश कर दूं। मगर मेरे सास ससुर की शक्ल देखती तो मैं मौन हो जाती। सास बेचारी तो पहले ही दिल की मरीज थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरा जमीर मुझे दुत्कारा जा रहा था। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक रोज दरवाजे की बेल बजी तो पोस्टमैन था। उसने एक लिफाफा पकड़ाया तो मैं अंदर लेकर आ गई। देखा तो उस पर देवर का नाम लिखा हुआ था। देवर को पकड़ाया तो कहने लगा कि भाभी आप खुद ही खोलकर देख लें। मैंने लिफाफा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वो तलाक के कागज थे जो मेरी देवरानी की तरफ से भेजा गया था। वह देखकर देवर भी हक्का बक्का रह गया था। मैंने शुक्र अदा किया कि जो भी था कम से कम जिंदा तो थी, वरना तो मैं रोज मरती और रोज जीती रही। कुछ दिन बाद सास ससुर और मेरे पति ने मिलकर फैसला किया कि उन दोनों के लिए यही बेहतर है कि दोनों अपने अपने रास्ते जुदा कर लें, वरना कुछ पता नहीं कि देवर कोई और हद पार न कर जाए। देवर ने तलाकनामा उसके पति पर भिजवा दिया।
मगर एक बात पर मैं अब भी हैरान थी कि अगर देवरानी तंदूर में नहीं गिरी थी, तो फिर तंदूर में उसका जला हुआ सूट कैसे था? ये बात अभी भी राज बनी हुई थी। कुछ माह बाद देवर ने अपनी पसंद की लड़की तलाश कर ली। हमें भी कोई ऐतराज नहीं था। हम लोग एक बार फिर से शादी की तैयारियों में गए थे। एक बार बाजार गई तो कपड़ों के मार्केट में मेरी अपनी देवरानी से मुलाकात हुई। मैंने उसे उस वाक्य के बारे में पूछा, तो कहने लगी कि देवर ने जब उसको तंदूर में धक्का दिया, उस वक्त खुशकिस्मती से तंदूर जल नहीं रहा था। देवर तो धक्का देकर घर से बाहर निकल गया था। देवरानी थोड़ा जख्मी तो हुई, मगर बाहर निकल आए और बाहर निकलकर उसने तंदूर जलाया और उसमें गोश्त फेंका और अपना एक सूट भी जला दिया, ताकि सब समझ जाएं कि मेरे पति ने मुझे तंदूर में फेंककर जला दिया है। और मैं खुद भागकर अपनी सहेली के घर चली गई। कुछ दिन सहेली के घर रही और फिर अपने मायके चली गई। उसके माँ बाप को जब ये सब कुछ पता चला, तो उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया था। उसकी कहानी सुनकर मैं तो घर आ गई और शुक्र अदा किया कि उसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। वरना देवर जेल में सड़ता और मोहल्ले में बदनामी अलग होती। सास ससुर के न जाने कौन सी नेकी काम आ गई थी, जो उनको इतनी बड़ी आफत से बचा ली। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।